मेरी नींद तो पूरी चली गई थी। या तो मैं 18 घंटा सोती थी या तो मैं सोती नहीं थी। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, पर मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलती। जब तक मैंने खाना खाना बंद नहीं कर दिया तब तक मैंने मदद नहीं मांगी। पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि हमने तो कभी थेरेपी नहीं ली, हमारे जमाने में तो थप्पड़ थेरेपी या हवाई चप्पल थेरेपी होता था। ये थेरेपी क्या चीज है, इससे फायदा क्या होता है? जैसे शारीरिक बीमारियां हैं वैसे ही मानसिक बीमारियां हैं। बच्चों में अगर हम डिप्रेशन के बारे में बात करें तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, नहीं तो उनको कुछ भी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है। मेरी माँ कभी कभी पूछती थी मुझे कि आप बहुत ज्यादा सो रहे हो, ऐसे लग रहा है कि आपको जिंदगी नहीं जीनी इसलिए आप सो रहे हो। पेरेंटिंग आजकल में आपका स्वागत है। आजकल की दुनिया में पेरेंटिंग के टॉपिक को लेके तरह तरह के नए सोच हैं, नए सवाल हैं और पेरेंटिंग के नए नए तरीके भी हैं। दुनिया इतनी तेजी से बदलती जा रही है कि पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि किसके पास जाएं, किससे एडवाइस लें, किससे बात करें इसके बारे में। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि पेरेंटिंग के सफर में हम आपके साथी, हम सफर बने रहें। मैं डॉक्टर विभा हूँ, एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों की डॉक्टर और बच्चों के विकास में स्पेशलिस्ट। ये शो आप देख रहे हैं मच मच मीडिया पर, जो कि एक सोशल इम्पैक्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस शो में हम आपके लिए तरह तरह के गेस्ट लेके आएंगे, जैसे एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, युवा और आप ही के जैसे पेरेंट्स। आज का विषय मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ इतना ज़रूरी है। ऐसे पता चलता है कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह मानसिक तकलीफ़ों के बारे में लोग बात कर रहे हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि आजकल 4 में से 1 बच्चों को या तो डिप्रेशन है या एंजाइटी है। और ये चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। डॉक्टर परवीन दादाचंद जी, जो मेरी बेस्टी हैं, और एक चाइल्ड और एडल्ट साइकियाट्रिस्ट यानी कि मानसिक तकलीफ़ों के खास करके डॉक्टर। वेलकम परवीन। और आयरा खान, जो कि उनका खुद का एक्सपीरियंस भी है मानसिक तकलीफ़ों के बारे में, जो कि उन्होंने खुल के बात किया है उसके बारे में, और वो फाउंडर भी हैं एक संस्था का जिसका नाम अगत्सु फाउंडेशन है। वेलकम आयरा। तो परवीन और आयरा, इससे पहले कि हम मानसिक तकलीफ़ों के बारे में बात करें, मैं ये पूछना चाहती थी कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चे कैसे करेंगे अपनी भावनाओं के बारे में बात। तो हम अपने निजी अनुभव के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं कि जैसे मेरे घर में जब हम भावनाओं की बात तो कभी छेड़ी नहीं गई थी शायद। तो मुझे ऐसे पता था कि मेरे पेरेंट्स या मेरी बहन मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन बेटा तुम्हें कैसे लग रहा है, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं, इसके बारे में ऐसे तो शायद ही किसी ने मुझसे पूछा हुआ है। तो आपके अनुभव में कैसे था परवीन? जब मैं छोटी थी तो आई डोंट थिंक कि हम कभी भी भावनाओं के बारे में रियली बात करते थे। मुझे याद है कि मैं एक बार घर पे जाके मम्मी को बोली कि किसी के साथ, मेरी फ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है और मैं बहुत अपसेट हूँ। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम दूसरे फ्रेंड्स बनाओ। तो उसके कारण से इट वाज ऑलवेज के कुछ सॉल्यूशन देते थे, लेकिन जो भावनाएं हैं उसके बारे में हमने कभी बात नहीं की। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में प्यार नहीं था या इंटरैक्शंस नहीं थे, लेकिन भावनाओं के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। और मुझे ये अब भी पता चला जब मैं अपने बच्चों के साथ भावनाओं के बारे में बात करने लगी थी, तो तब मुझे मालूम पड़ा कि कितना डिफरेंस है वो टाइम में और ये टाइम में। तो आपको टाइम का फर्क लगता है। आयरा, आप तो मतलब मॉडर्न करंट जनरेशन के एक मेंबर हैं, तो आपके परिवार में कैसे था? आपको कैसे लगा कि भावनाओं के बारे में बातचीत आपके माँ बाप करते थे, नहीं करते थे, कैसे होता था? मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त आप लोगों से बुरी है। तो मेरे पापा मुझे पूछते थे कि चीज़ें कैसे चल रही है, कोई आपको सता रहा है, क्या सब ठीक है। और मम्मी पापा से बात होती थी। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भावना शब्द
यूज़ किया। पर मुझे हमेशा लगा कि उसके लिए जगह थी। अगर मुझे कहना था कुछ उसके बारे में, तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि उसके लिए जगह नहीं थी। लैंग्वेज पे डिपेंड भी होता है। हाउ वाज योर डे, उसमें मैं भावनाओं के बारे में बात कर सकती हूँ। देयर इज जगह है उन चीज़ों के बारे में। तो आपको लगता है ऐसे प्रश्न जैसे आपका दिन कैसे गुजरा, जब किसी ने ऐसे पूछा आपसे, और पूछते थे आपके मम्मी पापा आपसे पूछते थे कि आपका दिन कैसे गुजरा? नहीं, जब हम कहानियाँ सुनते थे या सुनाते थे तो मेरे पापा तो बहुत जल्दी रोते हैं, और कुछ भी कोई भी पिक्चर मूवी देखते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आसपास मेरे पास लोग अपनी भावना दिखाते थे। कभी एक्सप्लिसिटली हम लोग ने भावनाओं के बारे में बात नहीं किया, पर मुझे ऐसे नहीं लगा कि बात नहीं कर सकते। आयरा, आपने इतनी ज़रूरी बात कही कि आपके फादर जब कोई पिक्चर देख के या कोई बात सुन के भावुक हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, रोने लग जाते थे, तो कम से कम आपको ये परमिशन तो मिला, अनुमति मिली कि मैं भी रो सकती हूँ, अपनी भावनाओं को दिखा सकती हूँ। हालांकि आप उसके बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन दिखा सकते थे। आपके अनुभव में कैसे था पवन? आप मतलब अलग तरीके थे भावना? जब आयरा ने बोला कि हाउ वाज योर डे, तो मुझे याद है कि मैं अगर मेरे लड़के को सन को पूछती थी कि हाउ वाज योर डे, कैसा था, तो वो सिर्फ वही बोलता था गुड। तो इसके लिए मुझे दूसरी चैनल यूज करनी पड़ती थी अगर मुझे उसके साथ कुछ फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बात करनी पड़ती थी। जैसे आप अगर, ये तो सारे बच्चों के साथ होता है ना, स्कूल से वापस आते हैं और आप कहते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, तो कहते हैं कुछ नहीं। उधर कुछ नहीं तो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रहता है। तो आप मतलब कैसे उनसे बात करवाते थे कि? मेरे सन का एक फ्रेंड था, वो बहुत ही नॉटी था और बहुत मस्ती करता था, तो मैं यूजुअली उसको यूज करके स्टोरीज स्टार्ट करती थी कि आज वो लड़के ने क्या किया, या कुछ उसके ऊपर से फिर फीलिंग्स के बारे में बात करते थे कि तो तुमको कैसे लगा जब उसको टीचर ने डांटा कि क्लास में से बाहर भेज दिया, और उसके ऊपर से ऑफन मैं बात करती थी उसके साथ। अच्छा, तो मतलब घुमा फिरा के जब वो छोटा था। तो लेकिन एक जो आपने बात कही आयरा कि रोना अपनी भावनाओं को प्रकट करने वाली बात हो गई ना, रोने से, तो और कैसे तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे कुछ भावनाएं प्रकट कर रहे हैं या कुछ फील कर रहे हैं जो वो बताने से हिचकिचाते हैं या नहीं जानते हैं? और कैसे तरीके हैं? ये तो ट्रिक सवाल है, क्योंकि आप अभी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि सब चीजें दिखा सकती हैं कि आपके बच्चे कुछ महसूस कर रहे हैं जो वो शायद नहीं बता पा रहे हैं। तो मुझे याद है कि 4 साल के लिए मैं हमेशा आई एम बोर्ड कहती थी, हमेशा। कोई भी मुझसे बात करता था, मैं पहले मुझे लगता है कि मैं वो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर जैसे यूज करती थी, पर फिर मैं बस, आप कभी भी मुझे मिलो, पूछो कैसे हो, आई एम बोर्ड, मैं अपने शरीर पे लिखती थी। और फिर मुझे बहुत साल बाद पता चला कि वो एक तरीका है अपनी उदासी को एक्सप्रेस करने का। क्योंकि अगर जिंदगी में और अगर दुनिया में कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ आपको, किसी भी चीज़ में आपको दिलचस्पी नहीं मिल रही है, तो उसका मतलब है कि शायद कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और आप हमेशा बोर्ड नहीं हो सकते। वो बोर्ड नहीं है। आपको जिंदगी से लाइफ नहीं मिल रही, उसका साइन हो सकता है। और आयरा, तब उम्र क्या थी आपकी जब ये
शुरू हुआ? हाँ, 12 साल की थी जब 12 साल। 6 स्टैंडर्ड 11, हाँ 12 साल की थी 12 जब साल। शुरू हुआ। और पवन, आपको क्या लगता है, उससे भी छोटे बच्चे क्या भावनाओं को प्रकट कर पाते हैं और किसी तरीके से? करते हैं, एंड यूजुअली वो गुस्से में गुस्सा दिखाते हैं। तो मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों के साथ जब भी वो बहुत इरिटेट होते थे या बहुत चिड़चिड़ा मालूम चिड़चिड़ापन पड़ता है। होता था, तो वो पहला क्वेश्चन मैं अपने आप को पूछती थी कि यहाँ क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो मेरे लड़के ने किसी को बुली किया स्कूल में और मुझे मालूम पड़ा, तो वो टाइम आई रिमेंबर कि मुझे मालूम है कि किसी ने फ़ोन करके मुझे बताया था कि मेरे बेटे ने किसी को आई डोंट नो मारा था कि कुछ किया था, वो स्कूल में था तब। तो मैंने उसके साथ बात की और उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि उसने लायन किंग मूवी देखी थी जिसमें फादर गुजर जाता है और मेरे हस्बैंड वो टाइम पर शिप पे थे, तो वो बहुत से 6-6 महीने तक नहीं रहते थे। तो वो चीज़ उसके दिमाग में थी कि डैडी स्टार बन गए हैं, ऐसे वो पूछता था। तो उससे मुझे लगा कि उसकी जो उदासी थी या उसके जो फियर्स थे उसके फादर के बारे में, तो वो इरिटेशन के उसने इरिटेशन दिखाया था। तो जो उसके मन में डर था, घबराहट थी, वो कन्वर्ट हो गई एंगर में, चिड़चिड़ापन और गुस्से में प्रकट कर रहा था वो। Yes. और कभी आपने ये भी बताया कि बहुत ही छोटा था, और वो आपने एक किस्सा सुनाया था मुझे पहले कि वो इंटरव्यू में, हाँ, कि वो इंटरव्यू में गया था स्कूल के लिए, और आई थिंक तब जो इंटरव्यू के लिए गया था उसके पहले 2-3 इंटरव्यू में उसको नहीं मिला स्कूल। और मुझे वो टाइम मालूम पड़ा कि वो इतना एंग्शियस था क्योंकि हम ऐसे बैठे थे और वो यहाँ था और वो एग्जामिनर यहाँ था, तो उसके हाथ वो ऐसे मल रहा था पीछे ऐसे रख के। तो तब हमें मालूम पड़ा कि बेचारा बहुत ही एंग्शियस था और बहुत नर्वस था वो टाइम पर। और इसके लिए ये इंटरव्यू में हम लोग थे, इसके लिए वो थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस मिला और फिर उसको वही स्कूल मिल गई। तो इसलिए घबराहट के और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे बच्चा हाथ मल रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। लेकिन पवन और आयरा, ये भावनाओं के बारे में बात करना जरूरी क्यों है? अगर सपोजिंग हमने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे कि हमारे ज़माने में तो ज़रूर होता था कि पेरेंट्स बोलते थे कि ये क्या चीज़ है, ये तो वेस्ट की चीज़ें हैं कि अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो क्यों ज़रूरी है? वो इंग्लिश में कहावत है ना, नेम इट टू टेम इट, यानी अगर हम अपनी भावनाएं बोले, बात करें, उससे ही वो कम हो सकती है। नहीं तो अगर हम नहीं एक्सप्रेस करें अपने आप को, तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो चीज़ बढ़ती जाएगी अंदर। तो इसके लिए बात करने से उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। आयरा, आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि उसका नाम लिया या फिर उसके बारे में बात किया तो कुछ हद तक काबू में आ सकता है? मुझे एक कदम पीछे लेना है, क्योंकि अब हम जब आप लोग कह रहे हैं तो आप लोग भावनाओं को जब प्रॉब्लम है के बारे में बात करते हो, और मुझे ये भी खटकता है कि लोग सिर्फ भावनाओं के बारे में बात करते हैं जब कुछ ठीक नहीं है। आप लोग कह रहे थे ना कि जब आप अपने बच्चों को पूछते हो कि दिन कैसे गया, और मैं भी कुछ नहीं हुआ, ठीक था, एग्जाम कैसे गया, ठीक था। मुझे लगता था कि मुझे अपने माँ बाप को सिर्फ वो चीज़ें बतानी चाहिए थी जो ज़रूरी है। तो मैं अपने मामा को जाके पूरा दिन का किस्सा बता देती या अपने दोस्त को, पर मुझे लगता था कि माँ बाप को वो बताना चाहिए जो ज़रूरी है, और अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं हुआ ना तो उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। पर शायद हर बच्चा ये करता है, तो शायद वो सिर्फ एक कारण नहीं है बच्चों को कहना कि हाँ ठीक था।
मुझे तो लगता है कि मैं हमेशा अगर चीज़ें बुरी हैं या अगर बतानी लाइक यू हैव टू, तभी ही मैं कुछ कहती हूँ या तभी ही मैं बात करती हूँ। और जब से मैं अपने डिप्रेशन से गुजरती आई हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि अगर मैं चीज़ों के बारे में और बात करती थी और इतना बड़ा चढ़ा के नहीं, बस बात करती थी, तो वो इतनी जैसे अपने का बढ़ता नहीं। पर क्यों बात करनी चाहिए? क्योंकि वो है, आपके पास भावनाएं हैं, तो अगर है तो फिर बातों में आएगी ना। कोई भी चीज़ अगर है और हम किसी भी कारण के लिए प्रिटेंड करते हैं कि वो नहीं है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि अगर कॉफ़ी का मग है टेबल पे, तो कॉफ़ी का मग है टेबल पे, इसका मतलब है अगर मैंने फ़ोन रखने की कोशिश की तो मेरा फ़ोन शायद कॉफ़ी के मग के अंदर गिर जाएगा। जो कोई भी चीज़ जो है उसका मतलब है कि उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, कुछ इफ़ेक्ट होगा। धूप है तो गर्मी लगेगी। अगर दुनिया में कुछ है तो उसका दूसरी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा। तो अगर हमारे पास इंसान होने के कारण भावनाएं हैं, तो उनसे कुछ होगा। और अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो आप उनकी मदद नहीं ले पाओगे, और आप अगर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो यानी कि इसको अगर हम नॉर्मलाइज कर दें कि आम तौर पे जैसी बातें होती हैं उसी तरीके से आप अपनी भावनाओं के बारे में भी बात कर सकते हैं, चाहे वो मुश्किल वाली भावनाएं हों या खुशियों की भावनाएं हों। मुझे याद है कि एक चीज़ जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप को अपनी भावनाएं नहीं बताती थी, कि मुझे लगता था कि अभी वो उसको या तो ऐसे करके छोड़ दो करके बोलेंगे, या तो फिर उसको ठीक करने की कोशिश में लग जाएंगे, राइट। कि जैसे मैंने कहा कि मेरे कल एग्ज़ाम है और मुझे घबराहट हो रही है, तो पहली बात तो सुनने को मिलेगी कि तुम्हारे तो नंबर अच्छे आते हैं, हर बारी ऐसे बोलते हो, फिर कहते हो कि घबराहट है लेकिन नंबर अच्छे आते हैं। तो फर्स्टली तो ये हो गया कि तुम्हें घबराहट होने का हक है ही नहीं, राइट। और फिर दूसरी ये बात, उसको फिक्स करने में जुड़ जाते थे कि ठीक है मैं तुमको जल्दी उठाती हूँ, ठीक है मैं किसी और से पूछती हूँ कि तुम्हारे लिए मतलब हेल्प कर सकते हैं कि नहीं, अच्छा तुम्हें ट्यूशन चाहिए कि नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ ये चाहिए था कि मेरे पेरेंट्स मुझे बताएं कि अच्छा घबराहट हो रही है, सुन ले, इतना। तो पवन, आपको क्या लगता है पेरेंट्स को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए जब बच्चे ऐसे कोई भावना प्रकट करें? तो जो उनको वैलिडेट करना है कि इट्स ओके कि तुम्हें एंजाइटी हो रही है, मुझे मालूम है कि ये होता है तुम्हें हर बार। तो पहले आप अगर वो ही करें तो आप अपने बच्चे को कहते हैं कि इट इज़ ऑल राइट अगर तुम्हें ये भावना है, ये भावना होना ठीक है, इसमें सही गलत वाली बात और नहीं है। दूसरी बात, आपके बच्चे आपको फिर से एवरी टाइम जब उनको कोई भी ऐसी इमोशन होगी जो वो बताना चाहते हैं वो बताएंगे। अगर आप बोलेंगे जैसे आपकी माँ ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बच्चे को दिमाग में आएगा कि मम्मी को कभी बताना नहीं है कि मुझे ऐसे हो रहा है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो मुझे हेल्प नहीं कर सकती है। तो इसके लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो भी हमारी भावनाएं हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, जो भी है, वो वैलिड है। वो बताना ज़रूरी है कि ये ठीक है, अगर तुमको घबराहट हो रही है या उदासी हो रही है या खुशी हो रही है, तो ये सारी भावनाएं हैं तो हैं। मेरी माँ ने कहा ना कि दूसरे फ्रेंड्स बना दो, तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, और मैंने शायद उसके बाद कभी बोला ही नहीं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी हुआ होगा तो स्कूल में। तो इसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि कभी कभी कहना कि ठीक है या नहीं ठीक है,
वो भी कभी कभी आप कह सकते हो कि ठीक नहीं है या ठीक है, पर वो भी आपको, वो आप जजमेंट बना रहे हो या आप किसी को कह रहे हो कि एंग्शियस होना ठीक है या नहीं ठीक है। मुझे लगता है उससे पहले बस जैसे आपने कहा सुनना, और मुझे ये उदाहरण हमेशा मैं देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि अगर एसी ऑन है और वो 26 डिग्री, 26 इज नाउ व्हाट, 24 डिग्री पे है, और आपको ठंडी लग रही है और मुझे गर्मी लग रही है, मैं नहीं कह सकती कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हो। आपको ठंडी लग रही है और मुझे गर्मी लग रही है। अभी रूम ठंडा है कि गर्म है? रूम 24 डिग्री है। जो पहली चीज आप कर सकते हो इस आप कह सकते हो कि हाँ मुझे विश्वास है कि मुझे नहीं ठंडी लग रही है, पर आपको ठंडी लग सकती है, आपको शायद स्ट्रेस हो रहा होगा। शायद मेरे लिए ये घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपके लिए शायद है। माँ बाप या कोई भी, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको हमेशा उनकी प्रॉब्लम को सुलझाना है। आप चाहते हो कि उनकी बुरी या उनके पेनफुल भावनाएं चले जाए। तो ये तो अंदर से होता है, आपके इंटेंशन शायद गलत ना हो, पर ये आता है। और कभी कभी उससे मदद नहीं होती। तो मुझे लगता है अगर आप इस चीज पे फोकस करो कि मैं शायद नहीं कहूं कि ठीक है कि गलत है, पर मैं कहूं कि मुझे विश्वास है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे शायद पूरी तरह से समझ में नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि ऐसे घबराहट की जरूरत है, पर मुझे विश्वास हो रहा है कि आपको हो रहा है। फिर जैसे जैसे आप अपने दोस्त या बच्चे को जानने लगोगे, जैसे आपने कहा वो फिर से आपको आके बताएंगे कि आज ये हुआ, तो धीरे धीरे आप उनको जानना, उनको समझना शुरू करोगे, और फिर आपको शायद बेहतर पता होगा कि उनके लिए क्या ज्यादा हेल्पफुल, फायदेमंद है या नहीं है, या उनको आपसे क्या चाहिए इस पल में। ओके। और अगर जो आपने बात छेड़ी घबराहट की, कई बारी आजकल पेरेंट्स मुझे बताते हैं, मेरे पेशेंट्स के पेरेंट्स तो बताते हैं कि मतलब चिंता, घबराहट वो तो सबको होती है, ये एंजाइटी क्या चीज़ है, इसमें क्या है? हमारे यहाँ तो ऐसे कोई चीज़ था ही नहीं, सबको चिंता होती थी, सबको घबराहट कुछ हद तक होता था। तो इसको एंजाइटी नाम की मानसिक तकलीफ का लेबल कब दिया जाए, कब पहचाने, पेरेंट्स कब पहचान सकते हैं कि ये एक तकलीफ है? तो साइकाइट्रिक इलनेस, जो भी मानसिक बीमारियां हैं, उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे का जो फंक्शनिंग है, यानी स्कूल जाना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, स्टडी करना, टाइम पे सोना, वो सब जो रूटीन्स है, अगर वो हमेशा एवरी डे ऑल द टाइम चेंज हो जाए, यानी वो कि बहुत देर तक आपको उसको लगे कि घबराहट है, उसको वो सो नहीं पाता है क्योंकि वो टेंस हो जाता है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, कोई उसको सता रहा है कि वो स्टडी नहीं कर पा रहा है, तो वो एवरी डे जब ऐसे होता है और बच्चे का जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाता है, यानी वो सोएगा नहीं, स्कूल नहीं जाएगा, तो तब हम उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। तो एंजाइटी में क्या होता है कि बच्चे को घबराहट होती है, वो कॉन्स्टेंटली उसके जो विचार है वो नेगेटिव होते हैं, वो चिंता करता रहता है कोई भी बात पे, यानी कि चिंता और घबराहट की वजह से उसकी जो निजी जिंदगी है, डेली लाइफ है, उसमें कोई ना कोई बाधा पड़ रहा है। इसके कारण से वो, फिर अगर हम डिसऑर्डर बोले, फिर उसको हमें वो बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। आप दोनों में से कोई भी मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं ऐसे किसी बच्चे का जिसके पेरेंट्स ने तब तक नहीं पहचाना जब तक उसके जिंदगी में कोई बाधा ना हुई हो? मैं बताइए। असल में शायद मैं सही एग्जाम्पल नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैं शायद 18 साल की ऑलरेडी
की। और जब आप 18 के ऊपर जाते हो तो कभी कभी माँ बाप को लगता है कि ठीक है, मैं उनको वो खुद को संभाल सकते हैं। नहीं, खुद को संभाल सकते नहीं, पर उनको लगता है कि मैं कुछ बोलूंगी तो वो और चिढ़ जाएंगे, क्या पता। वो तो बहुत पहले शुरू हो जाता है। हाँ, पर तो मुझे पता है कि जब तक मेरी नींद तो पूरी चली गई थी, या तो मैं 18 घंटा सोती थी या तो मैं सोती नहीं थी। क्लास जाने में मुझे बहुत मुश्किल होती थी। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, पर मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलती। तो वो बहुत उल्टा व्यवहार है कि आपको अकेलापन भी महसूस कर रहा है, पर आप ही नहीं मिल रहे लोगों से। उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते। हाँ। मैं रोना शुरू कर देती थी। और कुछ लोग हैं जो रोते हैं, मतलब अगर उनको कुछ सता रहा है तो वो रोते हैं। मैं ऐसी कभी नहीं थी कि रोना मेरा पहला रिस्पॉन्स हो चीज़ों से। तो पिक्चर में या किताब में मैं रोती थी, पर जिंदगी में रोना मेरा पहला रिस्पॉन्स नहीं होता था। अब मैं हर चीज़ के लिए इंस्टेंटली रोना शुरू कर देती, तो मेरे लिए बहुत अजीब था। और जब तक मैंने खाना खाना बंद नहीं कर दिया, तब तक मैंने मदद नहीं मांगी। मेरी माँ को तो कभी कभी पूछती थी मुझे कि आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, और ऐसे लग रहा है कि आपको ज़िंदगी नहीं जीनी, इसलिए आप सो रहे हो। लेकिन वो ये बात समझ गए थे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि तो बहुत आलसी है, हाँ, तो सोती रहती है। तो मेरी पुपी जान साइकोलॉजिस्ट है, तो हमारे परिवार में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी है मानसिक बीमारियों के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेरी मम्मी को पता था, और उनको चीज़ें दिखती थी। पर जब तक आपकी, जैसे आप कह रहे थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सब फंक्शनिंग धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, फिर आपको पूरी तरह से एहसास होता है कि कितना बुरा है। और जब तक बहुत बुरा नहीं होता, हम लोग कहते हैं चला जाएगा, अभी के लिए है, पर थोड़ा टाइम दे दो, चला जाएगा। पर फिर जब आपके रोज की जिंदगी की फंक्शनिंग नहीं होती, लाइक आप खाना नहीं खा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, फिर लोगों को एहसास होता है कि अच्छा, कुछ तो। और पवन, आपने ये भी उदाहरण दिया कि जैसे आयरा ने उदासी के बारे में बात किया कि वो रोने लग जाती थी या उदास रहती थी। नॉर्मली जिन चीज़ों में दिलचस्पी होता था उसमें दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन आपने कहा कि कई बारी बच्चों में ये चिड़चिड़ापन भी नज़र आता है, कि जो कि उदासी का एक लक्षण है ना। तो और कोई चीज़ जो पेरेंट्स पहचान सकते हैं कि अभी ये कुछ और ही चल रहा है? तो बच्चों में अगर हम डिप्रेशन के बारे में बात करें तो उन लोगों में जो एडल्ट्स में होता है ना कि बहुत उदासी लगना, वो ऑफन नहीं होता है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, नहीं तो उनको कुछ भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो नॉर्मली मेरे पास पेरेंट्स कब आते हैं? जब बच्चे स्टडीज़ बराबर नहीं कर रहे हैं। एंड स्टडीज़ इज़ द मेन थिंग ना, कि मेरा बच्चा सीख नहीं रहा है, कि पहले वो बहुत ही स्मार्ट था, अभी नहीं है, करता ही नहीं है कुछ भी। और जब हम उसके ऊपर ध्यान दें तो ऑफन, सब केसेस में नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि ये बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसको एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, इसके लिए स्टडीज बराबर नहीं कर पा रहा है। एंड देन व्हेन वी गो बैक, हमें मालूम पड़ता है कि ये डिप्रेशन था। आयरा, जैसे आपने अपने डिप्रेशन का विवरण किया, लेकिन पहले आपने ये भी कहा कि 12-13 साल पे आप अपने आप को बोर्ड बताते थे काफ़ी। क्या आपको लगता है कि तभी से कुछ लक्षण थे
जो कि आपने खुद नहीं पहचाना और आपके पेरेंट्स ने भी नहीं पहचाना? तो जब मैं 12 साल की थी, मेरी मम्मी ने असल में मुझे थेरेपी के लिए भेजा था, क्योंकि अ, 1 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टी में मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे थे। सिर्फ़ 1 महीने के लिए, पर मुझे सपने आ रहे थे कि मेरी मम्मी खुश नहीं है और मुझसे खुश नहीं है, अ, जो भी है। तो मैंने मम्मी को बताया था, तो मेरी मम्मी ने मुझे थेरेपी के लिए भेजा था। जब तक मैंने थेरेपी शुरू की तब तक वो महीना ख़त्म हो गया था, तो मेरे बुरे सपने नहीं थे अभी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँगी थेरेपी जाके? तो मुझे नहीं जाना था, पर मैं गई और मैंने कुछ कहा नहीं 3 साल के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को पता था कि शायद मैं अपने भावनाओं के बारे में नहीं बात करती, क्योंकि मेरे पापा रोते थे, पर मम्मी कभी अपनी भावनाएं नहीं दिखाती थी। वो दूसरे लोगों की भावनाओं को पहचानती थी, समझती थी, बात करती थी, कोई भी शर्म नहीं थी, पर वो कभी अपने भावनाओं को नहीं दिखाती थी। इसलिए मैं भी शायद अपनी भावना नहीं दिखाती। अगर आप किसी की भी ज़िंदगी को डिटेल में जाके देखोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी जो शायद आप उनसे डील नहीं, या आप उस चीज़ों के बारे में बात नहीं करोगे तो वो शायद बढ़ सकती है। तो मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप का डिवोर्स था और फिर वो उसकी वजह से जो भी चीज़ें हुई, तो मुझे लगता है कि और मेरे परिवार में भी मानसिक बीमारी की हिस्ट्री है। तो ये सब अलग-अलग फैक्टर्स मिल के चीज़ें होती है। कोई भी चीज़ एक कारण की वजह से नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जब मैं 12 साल की थी तो मम्मी को कुछ को लगा कि शायद मुझे थेरेपी से मदद मिलेगी, पर मुझे बात नहीं करनी थी। तो मैं वहाँ मैथ का होमवर्क करती थी। पता नहीं उसने मुझे कैसे झेला, 3 साल मैंने कुछ नहीं कहा उसे। तो मुझे नहीं दिखा उस समय, पर शायद मेरी मम्मी को दिखा। और फिर बाद में फिर से मुझे मेरी मम्मी को दिखा, मुझे नहीं दिखा, और फिर बाद में मैंने मदद मांगी। तो आयरा, आपने अभी जो बात कहा ना, तो उसमें मुझे एक चीज़ उभर के आ रही है कि कितना ज़रूरी है कि माँ बाप अपने भावनाओं को प्रकट करें और दिखाएं कि मुझ में क्या गुजर रही है। हालांकि वो अपने बच्चों की तरफ बहुत ही मतलब प्यार, सहानुभूति सब दिखाना चाहते हैं, लेकिन खुद के जब तक भावनाएं दिखती नहीं हैं तो बच्चा ये हमेशा समझता है कि शायद भावनाओं को दिखाना नहीं चाहिए। मुश्किल होता है माँ बाप को सोचना कि क्या ये ठीक है मेरे बच्चे के लिए, क्या ये ठीक नहीं है, क्या वो घबराएंगे अगर मैं उनको बताऊं कि मुझे उदासी हो रही है। तो मेरी मम्मी का वो सवाल था उनके मन में कि अब मेरे 2 बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, और हाँ उनके पापा है पर दूसरे घर में है, और वो रोज मुझे देख रहे हैं, तो मुझे शायद अपनी उदासी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि शायद वो डर जाएंगे। मुझे स्ट्रांग बनना है हाँ, उनके लिए। तो वो कभी नहीं चाहती थी कि हम उन्हें उदास देखें। और मेरी थेरेपिस्ट मेरी मम्मी को बोलती थी कि क्योंकि आप अपनी भावना नहीं दिखाते, वो अपनी भावना नहीं दिखाती। और उनकी थेरेपिस्ट भी उन्हें वही कहती थी, पर वो कंफ्यूज थी कि अगर मैं दिखाऊं कि मैं उदास हूं, अगर मैं दिखाऊं कि ये मुझे दर्द महसूस हो रहा है, तो उनको क्या लगेगा। 27 साल में मैंने अपनी मम्मी को कभी भी एक भी बूंद आंसू बहाते हुए नहीं देखा है, कभी भी। पिक्चर के लिए, कहानी के लिए, कोई मरा हो, कभी नहीं। और मैंने कहा कैसा, क्या हो रहा है। और फिर 4 हफ्ते पहले हमने पहली बार इसके बारे में बात किया। 4 हफ्ते पहले मुझे एहसास हुआ कि मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे सामने रोया नहीं है।
तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा क्या क्या हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि मेरी थेरेपिस्ट मुझे कहती थी कि मेरे भावना दिखाएं, पर मुझे डर था कि आप लोगों को फिर डर लगेगा। तो मैंने कहा हाँ, पर अगर आप मुझे दिखाओगे कि आपको दर्द महसूस हो सकता है, पर जिंदगी खत्म नहीं होती अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो फिर मैं बच्ची हूँ, मुझे डर लगेगा कि मेरी माँ को दर्द हो रहा है, पर अगर मुझे दिखा कि मेरी माँ को दर्द हो रहा है, वो कह रही है कि उसको दर्द हो रहा है, और फिर जिंदगी आगे बढ़ती है। कि दर्द के बावजूद वो अपनी हाँ, जिंदगी बिता सकती हैं। हाँ, और चीजें आगे बढ़ सकती हैं और पूरी दुनिया गिर नहीं जाएगी अगर किसी को दर्द हो। तो उससे मुझे सीख मिलेगी कि मैं भी दर्द से गुजर सकती हूँ, मैं भी खुश हो सकती हूँ, मैं भी गुस्सा हो सकती हूँ। अगर मैं आपसे गुस्सा हूँ तो आप मुझे छोड़ के चले नहीं जाओगे, क्योंकि वो तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं किसी से गुस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि मुझे आपकी चाय अच्छी नहीं लगी, आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, तो आपकी चाय कितनी भी बुरी हो मैं पी लूंगी। लेकिन थेरेपी की बात छेड़ी आपने, तो पहली बात तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी माँ ने ये ज़रूरी समझा कि वो खुद थेरेपी के लिए जाएं और आपको भी थेरेपी के लिए भेजें। तो कई बार पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि हमने तो कभी थेरेपी नहीं ली, हमारे ज़माने में तो थप्पड़ थेरेपी या हवाई चप्पल थेरेपी होता था। ये थेरेपी क्या चीज़ है, इससे फ़ायदा क्या होता है? तो क्या बताएं उनको? थेरेपी सबकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को कुछ डिसऑर्डर है कि कुछ प्रॉब्लम भी है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनको सॉल्व करनी है, तो थेरेपी में ये एक सेफ स्पेस मिलता है बच्चों को, यानी सुरक्षित जगह जहाँ वो कुछ भी उनके जो फीलिंग्स है, जो भी भावनाएं हैं वो बता सकते हैं थेरेपिस्ट को, और बिना डर के कि कोई जज करेगा कि ये भावना बराबर नहीं है, कि तुम गलत है। मुझे अगर वो बच्चे को अपने माँ के बारे में कुछ बोलना है तो वो शायद उसके फादर को वो नहीं बता सकता, लेकिन थेरेपिस्ट को बोल सकता है कि माँ मुझे बहुत डांटती है, कि मुझे खुल के बात कर सकते हैं। आयरा, आपके हिसाब से मतलब थेरेपी, साइकियाट्री, इनके रोल क्या रहे हैं आपकी जिंदगी में? दोनों साइकियाट्री और थेरेपी मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्से हुए हैं, बड़े हिस्से हैं अभी तक। तो मैंने कहा था कि मैंने 3 साल के लिए थेरेपी किया था, फिर रोक दिया, और फिर जब मैं 19 साल की थी फिर से शुरू किया, और अब तक मैं हफ्ते में 3 बार थेरेपी जाती हूँ। मुझे लगता है कि लोगों के पास अक्सर 3 सवाल होते हैं थेरेपी के बारे में। एक है कि क्या मुझे थेरेपी की ज़रूरत है? दूसरा है इसमें होता क्या है? और तीसरा है कि मैं अपने दोस्त से क्यों नहीं बात कर सकती? पहला सवाल का जवाब है कि अगर आपने सोचा है कि शायद मुझे थेरेपी के लिए जाना चाहिए, तो जाओ, एक बार ट्राई कर लो, क्या होगा देख लो। क्योंकि अगर आपको विचार आया है कि शायद मुझे मदद की ज़रूरत है, तो जाके ले लो। और इसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ट्यूशन टीचर के पास जाते हो ना, जब आपका मैथ थोड़ा ख़राब है, आपको शर्म नहीं आती, तो जब भी हमें कुछ करना है हम उसके पास जाते हैं जिसको आता है वो काम करना। आप अपने आप चीज पे एक्सपर्ट है हाँ, आप अपने आप दीवार में ड्रिल करने की कोशिश नहीं करते ना, आप कारपेंटर को बुलाओगे, उसमें शर्म की बात नहीं है। आपको सब चीज अपने आप करना आने की जरूरत नहीं है। टेबल बनाने के लिए कारपेंटर को बुलाओगे, पर छेद करने के लिए अपने आप करोगे, ऐसे भी नहीं है ना। छोटी चीज है कि बड़ी चीज है, फिर भी कारपेंटर को बुलाओगे, तो आप जाओ। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको जगह मिलती है कि आप खुल के बात कर सकते हो, और उसके अलावा साइंस के पास बहुत सारे
टूल्स, तरीके हैं जो आपको वो आपको चीज़ें सिखा सकते हैं उस थेरेपी में, ताकि आपको अपने दिमाग के बारे में बेहतर समझ मिले, अपने आप के बारे में बेहतर समझ मिले। तो हाँ, जगह है जहाँ आप खुल के बात कर सकते हो, पर वो आपको चीज़ें सिखाते भी हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हो। और साइंस ने बहुत सालों के लिए ये चीज़ें पढ़ी हैं। और हमें सब कुछ नहीं पता, पर हमने बहुत सीखा है और हम उनसे सीख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे हमेशा लोगों को कहना है कि अगर आप आपके दोस्त के पास जाके बात करोगे, कल वो आपके पास आके बात करेंगे। थेरेपी में हमेशा आपके बारे में है। आपको कभी भी थेरेपिस्ट की भावनाओं के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप मेरी दोस्त हो तो मैं आपसे गुस्सा नहीं हो सकती। मैं आपको नहीं दिखा सकती कि आपने मुझे कुछ किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शायद कल आप मुझसे नहीं बात करोगे। पर थेरेपिस्ट को आपसे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। उनको बुरा नहीं लगने वाला कि आपने आपकी माँ के बारे में कंप्लेन किया, या आपने पढ़ाई नहीं की, या आप सिगरेट पीते हो, या उनको क्या लेना देना है। पर आपके माँ बाप, आपके दोस्त जो भी है, वो एक सोशल रिलेशनशिप है। आपको जिंदगी में इन लोगों को रखना है अपने साथ। पर थेरेपिस्ट को आपको नहीं रखना है। वो एक क्योंकि काम के वो लिए है, प्रोफेशनल है। वो प्रोफेशनल है, वो एक काम के लिए है, और यही उनका काम है। जब आप दोस्त से बात करते हो तो आपको भी उनके लिए रहना पड़ेगा, आपको कल उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो वो टू वे रहता है, वो लेन two-way, देन रहता है हाँ उसमें। हाँ। पवन, ये मानसिक तकलीफ में दवाइयाँ, साइकाइट्रिस्ट, इनकी क्या जगह है? वो कैसे मदद करते हैं? जो हमारी दवाइयाँ हैं वो क्या करती हैं कि मानसिक बीमारी में ब्रेन में जो केमिकल्स रहते हैं, जो तत्व रहते हैं, उनमें इम्बैलेंस होता है। कभी कभी कोई ज़्यादा होता है, कभी कुछ कम होता है। तो इसके लिए अगर हम मेडिकेशन ले तो वो जो तत्व हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके कारण अगर एंजाइटी है कि डिप्रेशन है वो कम होके बराबर हो जाता है। ये ऐसी साइकाट्रिक बीमारी भी नॉर्मल जो बीमारियां होती है वैसे है। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी इंसुलिन बॉडी में जो है वो कम हो जाती है, तो हम बाहर से इंसुलिन देते हैं और उस आदमी को अच्छा लगने लगता है, उसकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। उसी तरह मानसिक बीमारियां भी ऐसे ही है कि कोई तत्व कम हो जाता है जिसके कारण से डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, और अगर हम बाहर से वो तत्व यानी सीरोटोनिन जो उसको कहते हैं वो दें, उससे वो पेशेंट को रिलीफ मिलती है। लेकिन पवन, अगर हम यही उदाहरण लें, लेकिन हमारी ज़िंदगी में और कुछ भी चेंजेस करते हैं ना हम, जैसे मुझे डायबिटीज़ हो गया तो मैं अपना वज़न कम करूँगी, मैं चीनी वाली चीज़ें कम खाऊँगी, मैं थोड़ा ख्याल रखूँगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मानसिक तकलीफ़ों में, मानसिक बीमारियों में दवाइयों का भी जगह है, लेकिन और चीज़ों का भी जगह है जो हम अपनी ज़िंदगी में बदल सकते हैं। डेफिनेटली, लेकिन मेडिसिन की जगह है, बिकॉज ये मानसिक बीमारी है। हमको लगता है कि मैं विल पावर से ये कम करूंगी, कि ये मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी तो मेरा डिप्रेशन चला जाएगा। एक्सरसाइज से इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन वो जो केमिकल इम्बैलेंस है उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। जैसे इंसुलिन चाहिए, दूसरी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों की ज़रूरत है। आयरा, आपके अनुभव में साइकाइट्री ने क्या किया है आपके लिए? तो मैं भी अभी 6-7 साल से 5 साल से तो दवाई पे हूँ। और मेरे पास भी ये सवाल थे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप ज़िंदगी भर दवाई लेते रहोगे या क्या है। और पहली चीज़ तो मुझे कहनी है कि हर इंसान के लिए अलग होगा। कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए दवाई लगेगी और फिर उनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ लोगों को हमेशा दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो मतलब मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आप अच्छे या बुरे नज़र से देखोगे तो
मदद नहीं करता आपको। आपको देखना चाहिए कि ये यूज़फुल है कि हार्मफुल है। अगर यूज़फुल है तो करो, अगर हार्मफुल है तो मत करो। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ का एग्जाम्पल लो तो आपको पूरी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है या अच्छी बात नहीं है, आपको बस लेनी है। और मुझे लगता है कि जैसे शारीरिक बीमारियां हैं वैसे ही मानसिक बीमारियां हैं। कुछ शारीरिक बीमारियां हैं जिसमें आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है और आप अलग दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, अपना व्यवहार बदल सकते हैं और आपको बेहतर महसूस होगा। कुछ शारीरिक बीमारियां हैं जो सिर्फ दवाई से बेहतर होंगी, और कुछ हैं जो सच में 50-50 है। और मुझे लगता है मानसिक बीमारी भी वैसे होती हैं। कभी कभी आपको शायद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़े, कुछ हैं जिनको आपको 100% दवाई की ज़रूरत लगेगी और आपको दूसरी चीज़ें भी करनी है, पर दवाई आपको पकड़ रही है, आपको स्टेबल रख रही है। और कुछ चीज़ें हैं जहाँ 50-50 दोनों का होना ज़रूरी है। मुझे पता है कि मेरे लिए अगर मैं दवाई नहीं लेती तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एक पूरी ज़िंदगी जी पाती अभी। पर मुझे ये भी पता है कि अगर मैं अपनी दूसरी चीज़ें नहीं करूँगी ना तो मेरी दवाई का कोई असर नहीं होने वाला। तो मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकती, पर मुझे पता है कि मेरे लिए दोनों 50% दोनों का है। मुझे अपनी दोनों मतलब इक्वल भागीदारी है हाँ, इसमें। मेरे लिए तो दोनों इक्वल है। मुझे अपनी दवाई भी लेनी है, दवाई नहीं लूँगी तो मैं दूसरी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, और अगर मैं दूसरी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी तो दवाई लूँगी फिर भी मैं बिस्तर से दवाई उठ नहीं पाऊँगी। असर नहीं पड़ेगा। हाँ। तो दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हमारे दर्शक होंगे या फिर मेरे खुद के पेशेंट्स मुझसे कहते हैं कि हम लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते या हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते, हमारे पास या तो पैसे नहीं हैं या हमारे इलाके में ऐसे कोई है ही नहीं जो हमें मानसिक तकलीफ के लिए देख सकें। तो उस वक्त क्या ऐसे कोई ज़िंदगी बदलने के कुछ तरीके हैं? अगर मेरे को डिप्रेशन है या मुझे घबराहट है, एंग्जाइटी है, जो मैं इस्तेमाल करके अपने आप को थोड़े बहुत बेहतर फील करवा सकती हूँ? आई थिंक एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ व्यायाम करें या चले के दौड़े के जिम में जाए, अगर कुछ होगा तो उससे डेफिनेटली आपको बेटर रहेगा। रूटीन रखने से अच्छा रहता है कि अगर आप कर सकते हो कि यही टाइम पे उठे, यही टाइम पे सोए, कि मेरा दिन कैसे जाएगा, मुझे ये करना है। कभी कभी जो हम बोलते हैं कि अगर आपको कुछ बिहेवियर करनी है, कुछ यानी आपको से रोज़ एक्सरसाइज के लिए जाना है, तो एटलीस्ट आप अपने शूज़ पहन के घर पे बैठो। तो वो बिहेवियर, वो अगर आप रोज़ करें और 1 घंटा आप एक्सरसाइज ना कर सकें और 10 मिनट भी करें, तो उससे वो बिहेवियर एक्टिवेट होके आपकी जो मानसिक स्थिति है वो उसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज से क्या होता है पवन, क्या फायदा होता है? एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो एंडोर्फिन्स है, वो जो केमिकल्स है वो रिलीज होते हैं। इससे हमें अच्छा लगता है और वो फिर आपको पूरे दिन तक हेल्प कर सकता है। यानी कि एक्सरसाइज शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं लेकिन मानसिक हेल्थ स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी अच्छा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्यूशंस और स्टडीज और सब, माँ बाप भी अपने बच्चे को नीचे खेलने के लिए भेजते नहीं है कि नहीं तुम स्कूल से आओगे, ये ट्यूशन है, यहाँ जाना है, वो करना है। तो जो हमारे टाइम में हमें घर आए, कपड़े बदले और सीधा नीचे गए खेलने के लिए, वो अभी नहीं होता है। तो वो फ्रेंडशिप्स जो फिजिकल फ्रेंडशिप्स होनी चाहिए वो नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है। तो इसके लिए वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करेगा ही, बिकॉज ये ऑनलाइन फ्रेंड्स, 800 फ्रेंड्स कैसे हमारे
फ्रेंड्स हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि मेरे एरिया में साइकाइट्रिस्ट नहीं है कि थेरेपिस्ट नहीं है, लेकिन अभी हमारे सबके पास स्मार्टफोन है, तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सी जगहें हैं जहाँ ऑनलाइन थेरेपी हो सकती है, और डिफरेंट पैसे के बारे में भी कोई बहुत ही थोड़े पैसे में करते हैं थेरेपी, जैसे फ्री हेल्पलाइंस के कुछ भी। आई थिंक अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आपकी क्या राय है आयरा? मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने कहा, ये लोग कह रहे हैं कि ये पीढ़ी है, कि ये जनरेशन है अब जो ऐसे महसूस कर रहा है कि ज़्यादा अकेलापन है। एक कारण मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी नीचे जाके खेलती थी। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको सच में नीचे जाके खेलना बहुत कम होता है और खेलना कम होता है। और अगर आपने कुछ ट्राई नहीं किया है तो उसमें आपकी दिलचस्पी भी कम होगी, क्योंकि आपने कभी महसूस नहीं किया कि खेलना लगता कैसे है। और दूसरी चीज़, ऑनलाइन दोस्तों के बारे में, या असल में कोई भी दोस्त के बारे में, दोस्ती कब बनती है जब आपको कनेक्शन महसूस होता है, जब आपको लगता है कि कोई आपको समझता है, जब आपको लगता है कि किसी को आपकी सच्चाई पता है, तो फिर आपको लगता है कि मुझे ये दोस्त है, और यहाँ प्यार है, यहाँ संबंध है। और वो होने के लिए आपको अपनी सच्चाई किसी को बतानी पड़ेगी या दिखानी पड़ेगी। अगर आपके पास 800 दोस्त हैं जैसे आपने कहा, तो कैसे हर इंसान से आप कनेक्ट करोगे, बात करोगे, अपनी सच्चाई दिखाओगे? सोशल मीडिया पे और इस आजकल की दुनिया में हमें बहुत प्रेशर होता है सबसे बेहतर बनना, क्योंकि इतने सारे लोग हमें देख सकते हैं। शर्म भी बहुत जल्दी आ जाती है, और फिर हम अपने आप को छिपाते हैं। तो अगर हम अपनी सच्चाई लोगों को नहीं दिखाते तो वो हमें जान नहीं सकते, और अगर वो हमें सच में नहीं जानेंगे तो फिर वो शायद हमें प्यार कहेंगे कि वो कर रहे हैं, और शायद वो असल में करते हैं, पर हमें कभी-कभी विश्वास नहीं होता कि वो हमसे प्यार करते हैं। और एक तो सोशल मीडिया पे अपनी सच्चाई बताना मुश्किल है, एक फोटो में अपनी पूरी, और लोगों को 3 सेकंड के आगे कुछ पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, तो मुश्किल होता है अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी सच्चाई कहना। और सोशल मीडिया की वजह से और द इंटरनेट की वजह से पहले मुझे 50 लोगों में फर्स्ट आना था। अपने माँ बाप को खुश करने के लिए मुझे फर्स्ट आना था, पर 50 लोग थे। मुझे एहसास नहीं था दुनिया में कितने लोग हैं। अब सोशल मीडिया की वजह से मुझे पता है कितने लोग हैं। उन सब के साथ कंपटीशन है। कंपटीशन सबके साथ हो जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है, मुझे अपने माँ बाप को खुश करना है, उसके लिए मुझे फर्स्ट आना है। पहले फर्स्ट आना मतलब 50 लोगों में था, अब फर्स्ट आना मतलब मिलियंस ऑफ बच्चे हैं जो सेम 10th क्लास पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो कंपटीशन है बहुत बढ़ गया है। हाँ, लोग हैं जो 40 साल पे कॉलेज जा रहे हैं, पर 12 साल के बच्चे भी कॉलेज पास कर रहे हैं। तो मुझे दोनों दिख रहे हैं, मुझे सब कुछ दिख रहा है। उसके साथ और एक चीज़ जो है कि वो अर्लियर आप अगर स्टडीज़ में अच्छा कर रहे थे वो ही ठीक है, लेकिन अभी आपको फर्स्ट स्टडीज़ में आना है, आपको एक स्पोर्ट में चैम्पियन होना है, आपको सुंदर भी दिखना है, आपके पास इतने सारे फ्रेंड्स भी होने हैं, और आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो सब चीज आपको करनी है। तो ऐसा नहीं, तो फिर वो प्रेशर जो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है अभी, तो उसके कारण से डिप्रेशन, एंजाइटी वो बढ़ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि
हर तरीके से सोशल मीडिया खराब चीज है? नहीं, नहीं नहीं। तो कब खराब नहीं होता, उससे उसके फायदा क्या है? मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ सोशल मीडिया और इंटरनेट एक टूल है, एक माध्यम है। माध्यम है अलग चीज़ें करने के लिए। और ज़िंदगी में हर चीज़, बहुत सारी अलग अलग टूल्स होते हैं, माध्यम होते हैं, और अगर आप उनका इस्तेमाल करना सीखो तो वो आपके लिए आपको मदद कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे करें तो शायद वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएं कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें होती हैं, इसका असर ये है, इसकी वजह से ये होता है, सेफ्टी के बारे में, कुछ लोग हो सकते हैं जो नाटक कर रहे हैं कि वो ऐसे हैं। अगर आप अपने बच्चों को सिखाओ कि ये कैसे इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है वो आपकी मदद भी कर सकता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर ने पहले कहा ना कि अभी आपके शहर में शायद साइकोलॉजिस्ट नहीं है, पर अभी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अभी अगर आपका सवाल था तो आपको ये पॉडकास्ट है, पर आप फ़ोन पे भी लिख सकते हो कि मेरी मानसिक सेहत थोड़ी सी शायद अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं। और वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे पर एक्सरसाइज उसमें होगा क्योंकि वो तो लोग हमेशा कहते हैं। तो सोशल मीडिया से आप चीज़ें सीख सकते हो। कोविड के टाइम पर अगर सोशल मीडिया और इंटरनेट ना होता तो जो भी हमारे बच्चों और एडोलेसेंट्स में मेंटल इलनेस होता वो कितनी टाइम डबल या ट्रिपल होता। बिकॉज सोशल मीडिया था, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट ऑनलाइन बात कर सकते थे। वो उनको कुछ चाहिए था वो उनको नेट पे मिलता था, क्योंकि वो जाके खेल नहीं सकते थे, उनके फ्रेंड्स के साथ मिल नहीं पाते थे। तो वो सोशल मीडिया का एक एडवांटेज था वो टाइम पर। और दूसरी चीज़ ऑल्सो कि ऑटिस्टिक बच्चे, अगर उनके पास उनको जो इंटरेस्ट है, लाइक सपोजिंग उसको एक बच्चे को सिर्फ सोलर सिस्टम का इंटरेस्ट है कि रेसिंग कार्स का है, उनके पास फ्रेंड्स नहीं होते हैं जो उनको वही इंटरेस्ट होते हैं। हाँ। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वो ग्रुप्स होते हैं जिसके कारण वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड उनका वो जो कम्युनिटी है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के बहुत फ़ायदे भी हैं एज लॉन्ग एज जैसे आयरा ने कहा कि अगर हम बैलेंस में वो यूज़ कर सकते हैं। और वो बैलेंस शायद हमने शुरुआत की थी भावनाओं के बारे में बात करके तो जो शुरुआत में हमने भावनाओं के बारे में बात किया था उसमें हमने ये कहा था कि पेरेंट्स को उदाहरण देना पड़ता है, उन्हें उदाहरण बनना पड़ता है कि किस तरीके से भावनाओं के बारे में बात करें। तो इसी तरीके से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, किस हद तक करें किस हद तक ना करें, वो भी शायद पेरेंट्स को उदाहरण बन के सिखाना पड़ेगा। राइट। चलिए इसी पे हम सोशल मीडिया टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे। रेडी? अच्छा, अब आपने मुझे 3 चीज़ें बतानी हैं जल्द से जल्द में जो मैं पूछने जा रही हूँ। अच्छा, जब मेंटल हेल्थ खराब हो तो ऐसी 3 चीज़ें जो मैं करती हूँ। मैं नहाने जाती हूँ, मैं अपने पति से बात करती हूँ, और मैं अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें कुछ भी। क्योंकि मैं टीवी देखती हूँ और वो अच्छा नहीं है, और मैं सोती हूँ पर वो अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं। टीवी। और आप पवन? फोन अ फ्रेंड डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट, कॉफ़ी और सो जाना। 3 गाने जो सुन के मेरा मूड बेटर हो जाता है। गेट्स यू वंडरिंग, सॉरी सब तीनों इंग्लिश सॉन्ग हैं। चल मैं एक हिंदी सॉन्ग, कभी कभी अदिति हिंदी सॉन्ग है, पर गेट्स यू वंडरिंग मेरा सबसे टॉप सॉन्ग है जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और सरफेस प्रेशर, वो भी इंग्लिश गाना है। पवन? अब मुझे तो कोई भी गाना जिससे
जिसमें रिदम है वो मुझे अच्छा लगता है. लाइक आई वुड थिंक ऑफ प्रिटी वुमन एज वन ऑफ द सॉन्ग्स व्हिच आई वुड बी, अगर मुझे वो सॉन्ग सुन के थोड़ा डांस करने की इच्छा होती है. फिर समर ऑफ 69, सॉरी मैं हिंदी कौन सा, गल्ला गुड़िया. अरे वाह, I like that ओके. और अकेलेपन के बारे में कोई ऐसे मूवीज जो आपको लगता है कि एकदम सही है, बहुत पसंद है आपको? तारे जमीन पर. Was I that thought about of that. अकेलापन? It is that little boy, na? He was alone. स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश में 3 ऐसी चीजें जो पेरेंट्स को करना चाहिए, फिर उसके बाद 3 ऐसी चीजें जो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए. पहले खुद का स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए. देखना है कि मुझे लगता है कि जितना हो सके उतना लैपटॉप्स एंड ऑल पर्सनल नहीं होने चाहिए और ऐसे जगह पे होने चाहिए जहाँ सब हमें इकट्ठा चार्ज करें. हाँ. और तीसरी चीज़ कुछ और करना चाहिए. पेरेंट्स और बच्चे बोर्ड गेम खेल सकते हैं साथ में, कहाँ यानी कुछ भी गेम्स खेल सकते हैं टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम. और आयरा, 3 ऐसी चीजें जो पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए स्क्रीन टाइम कम करने के लिए. बंद कर दो. मुझे लगता है अगर आप जाके बच्चों के साथ टीवी देखो, फिर आप उस शो के बारे में बात कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा अभी आपको हाँ सब कुछ ठीक है नहीं कहेगा. उनको आपने उनमें दिलचस्पी दिखाई है तो वो अभी वो दिलचस्पी रिटर्न करेंगे. तो आपको उनको कहना नहीं पड़ेगा बस आपने ज़्यादा टीवी देखा है, क्योंकि अगर आप उनको कहते हो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हो, तो मदद नहीं होती. मैं फोन ले लेती हूँ, अभी फोन नहीं मिलेगा तुमको. हाँ, दंड अभी देना, तुमको घर पे ही हाँ, बैठना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते हो. पनिशमेंट. और 3 ऐसी चीजें जो आपने खुद की हो डिजिटल डिटॉक्स के लिए. मैं 9 बजे अपना फ़ोन बंद कर देती हूँ, रख देती हूँ साइड में. कल ही मैंने 5 दिन के लिए अपना फ़ोन रख दिया था. बहुत मज़ा आया. मुझे लगता है हमेशा के लिए फ़ोन दे देना चाहिए. डिजिटल डिटॉक्स. आपने कुछ? आई डोंट, नहीं मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं इतना सारा मैं ज़्यादा फ़ोन पे रहती करती नहीं हूँ. हूँ. नहीं. दोनों ज्यादा इस्तेमाल नहीं ओनली करते. थिंग इज के रात को शायद 1 घंटा पहले सोने से 1 घंटा पहले फोन में नहीं यूज करती हूँ. मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन बहुत देर से दिया, तो मैं एक्चुअली ज़्यादा फोन पे नहीं रहती. दैट्स गुड. तो अगर हम कुछ ऐसे सवाल पूछें जो हम एकदम छोटे बच्चे, जैसे 5 साल के बच्चे को समझाना हो कि ये क्या चीज़ है, तो कैसे बताएंगे? नंबर 1, रोने से क्या फ़ायदा है? जब बड़ी इमोशंस होती हैं तो हमें रोना आता है, तो रोने का क्या फ़ायदा है? छोटे बच्चे को एक्सप्लेन हाँ, छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना रोना बंद करो. रोने से इवेंचुअली अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो अंदर के इमोशंस है, हम अगर बोल नहीं पाते हैं तो रोने से एटलीस्ट वो बाहर निकल निकलते हैं. तो रोने से वो फायदा है. एक मेरे को किस्सा याद आ रहा है कि एक छोटा बच्चा था और वो घर देर से आया स्कूल से, मतलब प्री स्कूल से, 5 साल का था. तो उसके पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हुआ, देर से क्यों आए? तो उसने कहा मेरा दोस्त था ना, रास्ते में वो साइकिल से गिर गया. तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे रोने के लिए मदद किया. तो मतलब साथ में बैठ के रोना भी एक तरीके का हेल्प हो गया. मुझे लगता है रोने का फायदा हो सकता है कि लोगों को फिर पता चलेगा कि आप तकलीफ में हो, और कभी कभी आप बोल नहीं सकते कि आप तकलीफ में हो, पर अगर आप रोए तो फिर लोगों को पता चलेगा कि आप तकलीफ में हो. सो ट्रू. और एंजाइटी कैसे समझाएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको घबराहट या एंजाइटी महसूस हो रही है? शरीर में कैसे लगता है? पेट में दर्द, वो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक छोटे बच्चों के लिए. तो तुमको पेट में दर्द होता है, तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कि तुमको थोड़ा
चक्कर जैसे लगता है, कि हाथ पैर बहुत गीले और ठंडे पड़ जाते हैं, सर में दर्द होता है, तो वो चीज़ें ये कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी से और पेट में भी ऐसे बटरफ्लाईज जैसे ऐसे लगता है कि तितलियां उड़ रही हैं पेट में, पेट के अंदर। और डिप्रेशन के बारे में आप छोटे बच्चों को कैसे बताएंगे कि कैसे लगता है, शरीर में कैसे लगता है अगर आपको डिप्रेशन हो? शरीर में कैसे लगता है वो आपको उनसे पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि डिप्रेशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप दिलचस्पी खो देते हो जिंदगी में, दिलचस्पी चली जाती है। हाँ, तो जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी वो अभी आपको अच्छी नहीं लगती, आप बहुत थक जाते हो। और मुझे लगता है कि दोनों में असल में अगर आप सोचना बंद नहीं कर सकते, और सोचना बुरी चीज़ नहीं होती है, सोचना अच्छी चीज़ होती है, पर अगर आप की सोच के वजह से कुछ आगे नहीं बढ़ रहा और वो सिर्फ बुरी चीज़ों के बारे में है, तो फिर आपको पता है कि मैं सोच नहीं रही हूँ, अब मैं बस गोल गोल घूम रही हूँ, बार बार आपके ख्याल उसी चीज पे। हाँ। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये पूरी तरीके से हमने बाल का खाल निकाल दिया मेंटल हेल्थ और मानसिक तकलीफ़ों के बारे में। मुझे आशा है कि इसके बारे में आगे भी और बातें होंगी। थैंक यू सो मच आयरा एंड थैंक यू पावन। थैंक यू विभा, थैंक यू फॉर हैविंग अस। क्या आपके घर में मेंटल हेल्थ को लेकर या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बातें होती हैं, या लोगों को शर्म या झिझक महसूस होता है? और आपकी राय में क्या है कि आजकल के बच्चे क्यों अकेलापन महसूस करते हैं, हालांकि उनके पास सोशल मीडिया पे हजारों दोस्त हैं? मुझे आपसे जानना है। अगर आपने अभी तक पेरेंटिंग आजकल के बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे मच मच मीडिया के चैनल पे देख सकते हैं। हर हफ्ते नए एपिसोड रिलीज होते हैं, देखना मत भूलना।